वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट 5th पॉइंट मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। सो इन केस ऑफ फ्यूनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स. These sex organs are born on leafy gametophore in terminal clusters. तो वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होंगे? एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम, जो कहाँ पे फॉर्म होंगे? तो टर्मिनल पोजीशन में, टर्मिनल क्लस्टर में ये फॉर्म होंगे। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, एक ब्रांच के टर्मिनल पोजीशन पे आर्केगोनियम से स्पोरोफाइट बना है और दूसरे में मेल ब्रांच पे जो है वहाँ पे एंथेरिडियम होगा. द मेन शूट ऑफ लीफ गैमेटोफोर बियर्स एंथेरिडिया एक्ट एज मेल ब्रांच. Lateral branch develop from the base of the male branch, act as a female branch and has archegonia. जिस ब्रांच पे आर्केगोनिया होगा वो फीमेल ब्रांच होके एक्ट करेगा और जिस पे एंथेरिडियम होगा वो मेल ब्रांच करके एक्ट करेगा. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियम. एंथेरिडियम कैसे होता है? तो क्लब शेप होता है और इसको दो पार्ट्स होते हैं, स्टॉक एंड बॉडी. हम फिगर में देख सकते हैं स्टॉक एंड बॉडी. स्टॉक ऐसा होता है कि शॉर्ट होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स द एक्सिस एंड द बॉडी ऑफ द एंथेरिडियम. बॉडी की अगर बात करेंगे तो जो ग्लोबुलर शेप बॉडी है, सो दिस बॉडी हैज़ अ स्टराइल सिंगल लेयर्ड जैकेट. हम देख सकते हैं वाइट कलर में जो ग्लोबुलर शेप बॉडी जो है उसके बाहर में एक वाइट कलर की जो लेयर दिखाई गई है वो जैकेट है जो स्टराइल होती है. स्टराइल मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ ये प्रोटेक्शन का काम करती है. जैकेट एनक्लोजेस लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स. एंड्रोसाइट्स आर नथिंग बट द एंथेरोजॉइड मदर सेल्स. ये जो एंड्रोसाइट्स होते हैं, दिस एंड्रोसाइट्स अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइट्स. At maturity, the distal end of antheridium bears colorless cells called operculum. जब मैच्योर हो जाता है एंथेरिडियम तब एक ऑपरक्यूलम फॉर्म होता है. तो ये ऑपरक्यूलम उसके बस्टिंग में हेल्प करता है. यहाँ पे हम एंथेरोजॉइड भी देख सकते हैं, बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड. अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्केगोनियम की. तो आर्केगोनियम में दो अलग अलग पार्ट्स हम देख सकते हैं, नेक एंड वेंटर. तो नेक कैसा होता है? नेक होता है इलोंगेटेड, स्लेंडर, स्लाइटली ट्यूबुलर, ट्विस्टेड और सिंगल लेयर्ड होता है. एट द अपेक्स ऑफ नेक कवर सेल्स और लीड सेल्स आर प्रेजेंट. नेक सेल्स एनक्लोजेस एन एक्सियल रोज ऑफ 10 और मोर नेक कैनल सेल्स. नेक में क्या रहेंगे? 10 और मोर नेक कैनल सेल्स रहेंगे. जैसे कि हमने फ्यूनेरिया में देखा था 4 ही नेक कैनल सेल्स थे. यहाँ पे कितने सेल्स रहेंगे? 10 और मोर रहेंगे. अब वेंटर जो सेकंड पोर्शन है इसका, वहाँ उसकी बात करेंगे तो वेंटर कैसा रहेगा? द वेंटर वॉल इज 2 लेयर्ड एंड एनक्लोजेस वेंटर कैनल सेल एंड एक सेल. इसमें क्या रहेगा? वेंटर कैनल सेल और एक सेल रहेगा. वेंटर कैनल सेल इज सिचुएटेड जस्ट अबव द नेक कैनल सेल. वेंटर कैनल सेल कहाँ रहेंगे? तो वेंटर कैनल सेल सिचुएटेड जस्ट अबव द नेक कैनल सेल जो रहेगा ना उसके ऊपर में रहेंगे. फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे अभी, क्योंकि एंथेरिडियम में क्या फॉर्म होगा? एंथेरोजॉइड. और आर्केगोनियम में क्या प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है. तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट फॉर्म होगा एक का, और एंथेरोजॉइड में जो मेल गैमेट्स है उसका. तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है. किस चीज़ के लिए जरूरी है? फॉर द लिबरेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स फ्रॉम एंथेरिडियम, द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स टू आर्केगोनियम एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनल सेल्स एंड वेंटर कैनल सेल्स टू फॉर्म द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस. जैसा कि हमने पिक्सिया में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी इवेंट्स होते हैं प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. और जब कभी भी डिसइंटीग्रेशन होता है नेक कैनल सेल्स का एंड वेंटर कैनल सेल का, तो एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक मैलिक एसिड, प्रोटीन्स. तो उसके तरफ
एंथेरोजॉइड्स अट्रैक्ट होते हैं कीमोटैक्टिकली, यानी द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल, तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये सब केमिकल्स कहाँ पे रहेंगे, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में। और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कहाँ से आया, तो ये जो नेक कैनाल सेल्स थे और वेंट्रल कैनाल सेल है, इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, ये बर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। मेनी एंथेरोजॉइड्स एंटर द आर्केगोनियम बट ओनली वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉइड zygote और oospore. The zygote is the first cell of sporophytic generation. अब मूव करते हैं स्पोरोफिटिक फेज की तरफ। तो स्पोरोफिटिक फेज कैसी होंगी, हम देखते हैं अभी। द डिप्लॉइड zygote फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी zygote से क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेगा और zygote जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल होगी। तो मैच्योर अगर स्पोरोफाइट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सटर्नली, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं स्पोरोफाइट, उसको फूट, सेटा, कैप्सूल, कैलिप्ट्रा वगैरह दिख रहे हैं। तो इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा एनाटॉमिकली, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये डिफ्रेंशिएट करता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल में। अब एनाटॉमिकली देखते हैं फूट कैसा है, सेटा कैसा है, कैप्सूल कैसा है। तो फूट जो है, फूट कैसा होता है, बेसल पोर्शन ऑफ द स्पोरोफाइट होता है, बेसल होता है। और ये कैसा होता है कि इट इज स्मॉल कोनिकल स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द अपेक्स ऑफ द फीमेल ब्रांच। कहाँ पे होता है ये, फीमेल ब्रांच, क्योंकि आर्केगोनियम में एक था, एक की जगह पे ही अभी क्या बनने वाला है, स्पोरोफाइट बनने वाला है। इट फंक्शन एज एंकरिंग एंड एब्सॉर्बिंग ऑर्गन फॉर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। फूट का फंक्शन क्या है, तो वो एक तो एंकर करेगा और एब्सॉर्बिंग ऑर्गन करके एक्ट करेगा फॉर डेवलपिंग स्पोरोफाइट। अब सेकंड पोर्शन है इसका सेटा, उसकी बात करेंगे हम। तो सेटा कैसा होगा, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर ट्विस्टेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इट बियर्स कैप्सूल एट इट्स टिप। हमने फिगर में देखा था, एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर में एक कैप्सूल था एट अ टिप। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्पोरोफाइट। सेटा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इसके साथ में ये क्या करेगा, इट कंडक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी में स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल में। तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो स्पोरोफाइट बनेगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोर्शन कोई होगा तो कैप्सूल। तो ये कैसा होता है, इट इज़ अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट एंड इज डेवलप एट द अपेक्स ऑफ द सेटा। सेटा के अपेक्स में ये डेवलप होता है। इट इज़ ग्रीन इन कलर व्हेन यंग बट ऑन मैच्योरिटी इट बिकम्स ब्राइट ऑरेंज कलर्ड। जब ये यंग होता है तब ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगता है, जैसे जैसे स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, तब ये ऑरेंज कलर का बन जाता है। इट इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल को। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैप्सूल के। अगर एलियस लिया जाए कैप्सूल का और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कुछ इसके डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखेंगे। तो पहला रीजन रहेगा एपोफाइसिस, फिगर में हम देख सकते हैं एपोफाइसिस। दूसरा रीजन है थेका एंड थर्ड रीजन जो होता है वो अपाइकल रीजन होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल जो है फ्यूनेरिया का, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव ब्रायोफाइट। जैसे कि रिक्सिया का बहुत ज़्यादा सिंपल था, और ये क्योंकि ये एडवांस ब्रायोफाइट है तो इसका जो कैप्सूल है वो कैसा रहेगा, मोर कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो एपोफाइसिस के बारे में अब देखते हैं। एपोफाइसिस, इट इज़ द बेसल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, ऑल्सो कॉल्ड एज नेक ऑफ द कैप्सूल। इसको कैप्सूल का नेक भी कहा जाता है। इट इज़ द फोटोसिंथेटिक रीजन एंड कनेक्ट्स द सेटा विद द कैप्सूल। ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, इसमें क्लोरोफिलस सेल होते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विच इज़ इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। ये जो एपोफाइसिस है, एपोफाइसिस के ऊपर में एक पहली लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, और उसमें स्टोमेटा भी होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्मिंग कंडक्टिंग स्ट्रैंड। इसके सेंट्रल रीजन में
पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड करके एक्ट होते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड नेक ऑफ द कैप्सूल। इसको पहले ही हमने कहा था कि इसको नेक कहा जाता है। थेका, थेका जो रीजन है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मोर कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर पढ़ना है तो हमें एक एक पार्ट से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इट इज़ द मिडल स्लाइटली बेंड स्पोर बियरिंग फर्टाइल रीजन ऑफ द कैप्सूल। इसी में स्पोर बनते हैं, थेका में स्पोर बनते हैं। इट लाइज बिटवीन द एपोफाइसिस एंड ऑपरक्यूलम। इट हैज फॉलोइंग रीजन्स। सबसे पहले थेका में आएगी इपिडर्मिस, फिर उसके नीचे रहेगी हाइपोडर्मिस, फिर उसके नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहेंगे, हम फिगर में देख सकते हैं। फिर एयर स्पेसेस रहेंगे, फिर स्पोर सैक रहेगा, और सेंट्रल रीजन में क्या रहेगा, कॉलुमेला रहेगा। क्या रहेगा, कॉलुमेला रहेगा। तो इपिडर्मिस कैसे होती है इसकी, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर विद और विदाउट स्टोमेटा। कभी कभी इसको स्टोमेटा रह सकते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, लेकिन ये सिंगल लेयर होती है। हाइपोडर्मिस, हाइपो मीन्स बिलो, इपी मीन्स अपर। अब इपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर कौन सी रहेंगी, बिलो वाली, तो हाइपोडर्मिस। इट इज प्रेजेंट बिलो द इपिडर्मिस। इट कंसिस्ट 2 or 3 लेयर्स कॉम्पैक्टली अरेंज कलरलेस सेल्स। अब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं कि ये लूजली अरेंज होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे। इट इज प्रेजेंट इनर टू द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे पहले इपिडर्मिस रहेगी, इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या रहेगा, स्पंज पैरेन्काइमा रहेंगे। दिस सेल्स आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये कैप्सूल का जो ऐसा रीजन है कि जो फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, लेकिन इसको वाटर के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि गैमेटोफाइट के पास क्या है, राइजॉइड्स है। राइजॉइड्स क्या करेंगे, वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और सेंट्रल स्ट्रैंड से कहाँ तक भेजेंगे, कैप्सूल तक भेजेंगे। दिस देयरफॉर द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये पार्शियली क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिलस सेल है। अब एयर स्पेसेस की बात करते हैं, फिगर में हम देख सकते हैं एयर स्पेसेस। तो these are present just below the spongy parenchyma and outside the spore sac. Air spaces are traversed by green cells called trabeculae. ट्रैबीक्यूली स्पोर सैक में हम देख सकते हैं, स्पोर जहाँ पे लिखा है स्पोर सैक्स है। अब स्पोर सैक की बात करेंगे। दीज आर प्रेजेंट बिलो द एयर स्पेसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉलुमेला। कॉलुमेला के दोनों साइड से क्या रहेगा, स्पोर सैक रहेंगे। और ये स्पोर सैक जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। इट इज़ यू शेप्ड एंड ब्रोकन एट द बेस। ये यू शेप का रहता है। इट हैज़ एन आउटर वॉल एंड इनर वॉल। बिटवीन द आउटर वॉल एंड इनर वॉल is a cavity of spore sac. Spores are developed in the spore sac. Spore sac कहाँ डेवलप होंगे, स्पोर्स कहाँ डेवलप होंगे, तो स्पोर सैक में डेवलप होंगे। अब कॉलोमेला की बात करते हैं। कॉलोमेला जो होता है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थेका रीजन। ये सबसे सेंटर में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज कलरलेस पैरेन्काइमेटस सेल्स। कलरलेस मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होता है और ये स्टेराइल होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और साथ साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है कैप्सूल को। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कैप्सूल को हम और डिटेल में देखेंगे। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन अगर कैप्सूल का लेंगे तो अपाइकल रीजन की बात करेंगे। अपाइकल रीजन, इट इज़ द अपर रीजन ऑफ द कैप्सूल, सबसे ऊपर वाला रीजन है। इट इज़ मेड अप ऑफ डोम शेप अपरक्यूलम। अपरक्यूलम होता है, अपरक्यूलम कीप्स द माउथ ऑफ द कैप्सूल क्लोज, है ना। डोम शेप जो अपरक्यूलम है
वो उसका फंक्शन क्या है, कैप्सूल को क्लोज करके रखना। अगर कैप्सूल क्लोज नहीं रहेगा तो उसके जो डेवलपिंग स्पोर्स है वो बाहर चले जाएंगे। अगर फुल्ली डेवलप नहीं होंगे तो फिर वो नया प्लांट फॉर्म नहीं कर सकते। एट द बेस ऑफ operculum there is a ring of specialized epidermal cell called as annulus. Beneath the operculum there is a पेरिस्टोम, एक पेरिस्टोम होता है। एंड ये जो पेरिस्टोम होता है ना, या कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स ऑफ फ्लैट कर्व्ड कोनिकल टीथ, जिसको कहा जाता है पेरिस्टोमल टीथ। अब स्पोर सैक में स्पोर्स है, तो स्पोर्स बाहर आएंगे, जर्मिनेशन कैसा होगा, गैमेटोफाइट कैसा फॉर्म होगा, ये हम देखेंगे। स्पोर इज सराउंडेड बाय 2 वॉल्स, 2 अलग अलग वॉल्स है उसको, एक्सोस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम ऊपर वाली वॉल, एंडोस्पोरियम नीचे वाली वॉल, अंदर वाली जिसको हम कहेंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन सफिशिएंट अगर मॉइस्चर मिलेगा तो स्पोर जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। एक्सोस्पोरियम जो है वो टूट जाएगा, एंडोस्पोरियम बाहर निकलेगा और एक जर्म ट्यूब फॉर्म करेगा, और उसमें 1 और 2 जर्म ट्यूब्स फॉर्म कर सकता है वो। और जर्म ट्यूब ग्रोज इन लेंथ, डिवाइड्स बाय सेप्टा टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनेमा। क्या करेगा, जर्म ट्यूब क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वो डिवाइड्स रिडिवाइड्स होगा, उसमें सेप्टा आएंगे और फिर से वो प्राइमरी प्रोटोनेमा फॉर्म करेगा। दिस प्राइमरी प्रोटोनेमा डेवलप्स इन न्यू गैमेटोफाइट। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूनेरिया का रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड, और नीचे में हम देख सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो एंथेरिडियोफोर, आर्केगोनियोफोर रहेंगे, जिसपे एंथेरिडियम आर्केगोनियम रिस्पेक्टिवली आएंगे। फिर एंथेरिडियम में एंथेरोसॉइड बनेंगे, आर्केगोनियम में एग बनेगा, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेटोफिटिक फेज रहेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफिटिक फेज होगी। स्पोरोफिटिक फेज में क्या रहेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट बनेगा। कैप्सूल जो रहेगा, कैप्सूल में आर्चेस्पोरियम रहेंगे, मतलब आर्चेस्पोरियम मतलब स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल से, आर्चेस्पोरियम से स्पोर मदर सेल्स बनेंगे। स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, फिर स्पोर बनेंगे, स्पोर के टेट्राड बनेंगे, फिर स्पोर टेट्राड से स्पोर बनेंगे। स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा बनने के बाद में फिर से क्या बनेगा, फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट बनेगा।